सिर्फ़ और सिर्फ़ थंबनेल देख के अपना एक माइंड सेट करके आप लोग इस वीडियो पे आए हैं कि जो भी इस पर्पस के लिए यहाँ पे आया है कि अपना मैथ का जो पेपर है एक अच्छे तरीके से कवर हो उसकी फाइनल टर्म की तैयारी इस तरह हो कि वो 1 घंटा या 2 घंटे में इस तरह से तैयारी कर ले अपनी कि वो अपने फाइनल टर्म को इस तरह अटेम्प्ट करे कि वो पास तो 100% हो। इसके अलावा एक अच्छा सीजीपीए लेना चाहता है उसके लिए भी है, और जो बहुत अच्छा और 100% 4 सीजीपीए तक लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक वीडियो है ये। ठीक है। इस वीडियो को, इस कोर्स को मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मैंने इस पे अपना कुछ 1 से 2 वीक स्पेंड किए इसके ऊपर, और मैंने आपके लिए एक चीट शीट तैयार की है। जिस चीट शीट के थ्रू आपके पास मैंने 15 टोटल एक फार्मूलाज बताए हैं, जिनको आपने अगर क्लियर कर लिया आपकी फाइनल टर्म क्लियर पेपर। नंबर 2, किस तरीके से एक फ़्लो चलेगा उस किताब का जो मैंने डिज़ाइन किया कोर्स को अपने तरीके से, वो एक फ़्लो शीट में आपको मिलेगी 2 चीज़ें। नंबर 3, आपको मिलेगा हैंडआउट्स। हैंडआउट्स में क्या है? हैंडआउट्स में आपको मिलेगा हाइलाइटेड नोट्स, हर तरह से एमसीक्यूज़, शॉर्ट्स और लॉन्ग, हर चीज़ उसके अंदर मैंने हाईलाइट की है, और बिला वजह की चीज़ें हाईलाइट नहीं की, सिर्फ वो की है जो पिछले पास्ट पेपर्स में आ चुकी है या आने के चांसेस है। ठीक है। नंबर 3, आपको तकरीबन 30 से करीब स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जाएंगे। उस स्क्रीनशॉट्स में क्या होगा? उस स्क्रीनशॉट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें हमको मिलेगी इसमें, और इंशाल्लाह जो भी इस वीडियो पे आया है, मेरा उससे प्रॉमिस है, वादा है उससे कि यार आपका इंशाल्लाह पेपर आपकी उम्मीद से अच्छा होगा। सिर्फ़ इस वीडियो पे आप आ गई हैं, अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल रिलैक्स होके पानी पी के पास बैठ जाएँ और सुकून से चौंकड़ी मार के बैठ के वीडियो को सुनें। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर आपको समझ आ रही है, स्टॉप करें, 2 मिनट उसको रिव्यू करें, दोबारा प्ले करें वीडियो को। इस तरीके से लेके चलना है, तो इंशाल्लाह जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसको इंशाल्लाह मैथ का पेपर क्लियर उसका। ठीक है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप सबको इस वीडियो से इतना फ़ायदा होगा कि जितना आप के काफ़ी आपने एक जो टाइम आपका है ना वो बच जाएगा इसको देखने से। ठीक है। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज MTH 501 जो है इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया है अपने तौर पे, इस पर स्टडी करके वर्किंग करके काफ़ी टाइम अपना जो है इस पर स्पेंड किया है, और चीज़ों का निचोड़ निकला है। ठीक है। वो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मैथ मुझसे नहीं होगा, मैथ में मेरी सैपली है, मैथ में 50% मार्क्स लेना इम्पॉसिबल है, इसमें पास होना मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है। या वो जो समझते हैं कि पास पेपर पढ़ के सिर्फ पास हो जाएंगे, वो बिल्कुल रॉन्ग है। और जो कहते हैं कि पास पेपर पढ़े बगैर थोड़ा बहुत हमें आता है, हम पास हो जाएंगे, वो भी रॉन्ग है इसमें। वो इसलिए कि ये सब्जेक्ट है कंसेप्चुअल, और इस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अगर आप खुद ढूंढेंगे तो आपको उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना जो है स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने तकरीबन कोई इसके ऊपर एक अपना 1 हफ़्ता जो है स्पेंड किया है। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ निचोड़ निकाला है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर्स हुए हैं आजकल में, उनसे मैंने डिस्कस किया है, सारा चेक किया है, और कुछ गेसेस हैं। मतलब जो बंदा इस वीडियो के ऊपर आ गया, उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो क्लियर होंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे, जो अपना इसके अलावा क्या चीज़ें होती है जो भी, वो सब क्लियर होगा। ठीक है। अब जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है वो किस तरह से किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो, ये है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसका आपने ऐसा करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2। ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टॉप करके। तो हमने जिस तरीके से कोर्स को स्टार्ट करना है वो ये है, इनको हमने फॉलो करना है। लेक्चर नंबर 23 पे ये 2 पेजेस नंबर को हमने चेक करना है। ठीक है। और मैंने ना असल में ये देखें, ये 1 2 3 ये कुछ फार्मूलाज, कुछ नोट्स, कुछ चीज़ें ऐसी, अगर आपने सिर्फ इनको किया ना, 15 मैंने लिखे टोटल, इन 15 को आपने कर लिया, इन 15 के टर्म्स आपको पता हो, इनका फार्मूले पता हो, और इनका एग्जैक्ट पता हो कि इनका अगर सवाल है तो करना किस तरह है, तो आपको जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है। जो मेरी चैनल पे आते हैं, मेरे वीडियोस पे आते हैं, वो इस चीज़ को क्लियर रखें कि उसने अपना कंसेप्ट जो है क्लियर करना है, रट्टा ये चीज़ें नहीं लगानी। अगर पेपर आपका कल है या परसों है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स, काम डाउन, चौंकड़ी मार के सुकून से बैठ जाए। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ उसको दिमाग में रखना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें। ठीक है। और एक वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्शन,
जो CS के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा डाटा स्ट्रक्चर में एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि ऐसी चीज़ कि जो हमारे काम का डाटा उसको कलेक्ट करना, जो हमारे से हमसे इनरिलेवेंट है, ये नहीं समझ आ उसको इग्नोर करना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का ये काम है, इसको नहीं छोड़ना। पूरे लेक्चर में एब्स्ट्रैक्शन लगा के रखनी है आपने, और हर चीज़ को अपने दिमाग के अंदर डाली जाना है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए वीडियो भी है जो पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो 4 CGPA लेना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो कोई अच्छे इसमें परसेंटेज लेना चाहते हैं। जिनको ज़ीरो आता है उनके लिए भी है, जिनको ज़ीरो नहीं आता 50% आता है उनके लिए भी है, ठीक है। रिलैक्स और चले स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बेसिकली इन सारे फार्मूलाज को इन पेजेस के अंदर कवर किया है। अगर आपने एक एक एग्जांपल्स भी कर ली तो आप इंशाल्लाह क्लियर है आपका। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एक चैप्टर में उन्होंने 10-10 20-20 एग्जांपल्स दी हैं, अगर वो करने बैठेंगे तो महीना आपका पार इसी में हो जाना है, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क स्टार्ट करते हैं। पहला सिस्टम, पहला जो है चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, अच्छा, आप लोगों को मैंने 2 चीज़ें इसमें प्रोवाइड करनी है, एक तो ये स्क्रीनशॉट्स जो से एक ये, और 2 और। इसके अलावा मेरे पास 25 से 30 एमसीक्यूज़ के स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, मैंने वो आपको शेयर करने हैं। और इसके अलावा मेरे पास जो ये हैंडआउट्स है ये मैंने खुद स्टडी करके इसको रिसर्च करके इसको रोमन इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है, ताकि वो लोग जिनको समझ आती है, जिनको नहीं आती वो ईजिली समझ लें, ठीक है। अब जैसे आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने किस लैंग्वेज में किस तरह लिखा है, तो आपको जो जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इजीली पढ़ सकता है इसको। इस हैंडआउट्स में ये जो मेरे पास है इस टाइम, इसमें एमसीक्यूज भी हाईलाइटेड है, इसमें शॉर्ट्स भी हाईलाइटेड है, इसमें लॉन्ग भी हाईलाइटेड है, और वो हाईलाइटेड है जो पास पेपर में आ चुके हैं और इंशाल्लाह आपके पेपर में ही आने हैं, वो सब हाईलाइटेड है, ठीक है। तो मोटिवेट रहें और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पहला देखिए यहाँ पे, पहला सिस्टम ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर क्वेश्चन है तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। इसको दिमाग में बिठा ले अपने, C1V1 प्लस C2V2, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे जिस लाइन के अंदर कोऑर्डिनेट आ जाएगा वर्ड, तो आपने इस फॉर्मूले को ठोक देना है आंखें बंद करके, ठीक है। ये देखें, अब ये एग्जांपल नंबर 1 है, कंसीडर अ बेसिस फॉर R2 वेयर B1 एंड B2। हमने सारा कुछ मतलब मैंने इग्नोर किया है अपने तौर पे, अगर मैं जिस तरह मैं करता हूँ, मैं सबसे पहले सवाल में देखता हूँ कि मेन चीज़ क्या पूछी है। यहाँ पे मुझे पता लगा कोऑर्डिनेट वर्ड यूज़ हो गया, अब मुझे पता लग गया कि मैंने जो नीच है ना वो इसके अकॉर्डिंग है। अब मैं देखूँगा उसने वैल्यूज़ क्या क्या दी है, B1 की भी दी है, B2 की भी दी है, ठीक है। मेरे पास 2 होता है, ठीक है, और मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब फार्मूला लगा दिया, अब मेरे पास B1 B2 की वैल्यूज़ इसने यहाँ पे दी है, ठीक है। B1 B2 मोस्टली आपको मिलती है वैल्यूज़। समटाइम ये होता है कि जो C1 C2 की वैल्यूज़ नहीं मिलती, पर इसमें अगर देखा जाए उसने एक एक्स बी करके एक दिया है कॉलम, तो ये 2 वैल्यूज कौन सी है वो समझ ले, एक C1 की और एक C2 की है। वो क्यों C1 C2 की, अगर आप ऊपर नोट करें B1 और B2 की दी है, तो एक बिल्कुल जनरल में बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये एक्स्ट्रा दी है ये कहाँ यूज़ होगी, आप खुद ही सोचिए। कोऑर्डिनेट वेक्टर अगर यूज़ हो रहा है, B1 B2 की तो है, C1 C2 की ये फिर होगी बात, ये उनकी वैल्यूज होगी, ये C1 की आ जाएगी, ये C2 की, यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट की। अब B1 की वैल्यू लगा दी, B2 की लगा दी, इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया है। ये आपको एमसीक्यूज में मस्ट आना है, कोऑर्डिनेट वेक्टर ये पूछता है, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट किस तरह सोल्व करना है वो आपको पता लग गया। 312 312, इस पे अब एग्जांपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक आपको पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपका रिलेटिव टू द, ये आपको उसने एक समझ लेके आप सिर्फ इसको 1 मिनट रखे माइंड में, और उसने पूछा गया कोऑर्डिनेट वेक्टर, खामोशी से पहले मैंने फार्मूला अपना पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये समझिए आप यहाँ पे V1 V2 और V3 लिखा हुआ है, ठीक है, फार्मूला भी यही है ना अपना, V1 V2 एग्जैक्टली। तो अब V1 V2 V3 की वैल्यूज यहाँ पे देखें, ये एक टर्म है और एक दूसरी ये टर्म है। अब जो ये है ना, ये आपके पास V1 V2 V3 की वैल्यूज है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट की। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एक मिनट। वाई C1 C2 V2 है ना, अब वाई का जो है ना, जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी ना पॉलिनोमियल, उसको आपने उठा के इधर लिख देना है, ठीक है। इधर आपका बच गया C1 V1 C2 V2 और C3 V3, ठीक है। और इसमें जो V1 V2 V3 की वैल्यूज ना दी, वो आपके पास ये ब्रैकेट में जो जो भी वेरिएबल्स आएंगे वो आपने पुट करके लिख देने हैं, वरना वैल्यूज लिखी होगी, अगर वैल्यूज नहीं है तो जो भी साथ आ रहा है वो आपने पुट करके लिखनी है। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए C1 को इसके साथ,
तो C1 आ गया 5 के बराबर, C2 आ गया -4 के बराबर और C3 आ गया 3 के बराबर। ठीक है, ये एक जनरल सा सोल्यूशन एक आ गया है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट में वेरिएबल्स आ जाए फिर आपने इस तरह करना है, और अगर वैल्यूज में आ जाए वो आपने उस तरह करना है। इस तरह आपका कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, इसके अलावा इसने कुछ नहीं कोऑर्डिनेट में आपको पूछना। सेकंड नंबर आ गया, कहते हैं 24 में जस्ट आपकी है जो है कि सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से है। अब मैं स्लो स्लो ले गया तो आपको जरा पता लगे मैंने क्या क्या इसमें किया हुआ है। जो बच्चा चाहता है कि मेरे अच्छे CGPA है, मैं टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसमें, तो मैंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की है। ये वो थोड़ा सा अपना टाइम लगाएगा तो उसको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आपने, मैं बल्कि अपना एक नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो आप जब भी मैसेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसके 1 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि फाइनल्स चल रहे हैं आई नो। अब 24 में मोस्टली सारे ही सारे एग्जाम्पल्स मतलब कि MCQs के लिहाज से कवर मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें। अगर आप कहेंगे तो हाईलाइट ये नोट नोट भी आपको शेयर कर दूंगा, ये जो क्या कहते हैं इसको PDF, क्योंकि बनाए हैं आपके लिए तो ज़रूर शेयर करेंगे आपको। अब देखिए लीनियर डिपेंडेंट किसे कहते हैं। डिपेंडेंट वो अगर वो एक दूसरे का, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अगर MCQs में ना मोस्टली ये टर्म जरूर आप सुनेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट वो होता है जो आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लाई ना हो। इसको थोड़ा सा आप आगे जाएंगे आपको समझ आ जाएगी, फिलहाल बेशक आप इग्नोर कर लें। अगर आपको इस टर्म से पढ़ के समझ आ रही है ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं, आगे लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन चलनी है हमारी। आगे चलेंगे 324। 324 ये है चैप्टर थोड़ा डायमेंशन से रिलेटेड। 324 इस पे अगर हम देखें तो अच्छा, ये एक ना MCQs आया बच्चे को पेपर में कि एक इस तरह का मैट्रिक्स दिया था, उसने पूछा था इसके टोटल कितने होंगे। तो इन दोनों को जितना सा लिखा होगा ना डायमेंशन के साथ नीचे मैट्रिक्स में, वो रोज कॉलम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये इसका ऑर्डर आंसर होगा। ठीक है, ये एक ऑर्डर ये MCQ में पूछा हुआ था। इसके अलावा ये हाईलाइटेड थोड़ा बहुत देख लें आप। इसके अलावा MCQs मैंने प्रॉपर साथ मेंशन किया कि ये MCQs इन चीज़ों को तो आपने मस्त देखना ही देखना है। अगर जो बच्चे सिर्फ चाहते हैं मैं पास हो जाऊँ, तो वो बच्चे जो जो मैं बोल रहा हूँ जो जो मैं सेंड करूँगा सिर्फ उसको देख लें, और जो बच्चे कहते हैं मेरे पास टाइम है मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो जो जो हाईलाइटेड उन सब उनको है कि वो सारे पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट 344। 344 अच्छा, इस पे क्या पूछा है। अच्छा हाँ, अब एक क्वेश्चन इस तरह से भरा पूछा होता है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होता है और आपको कहा होता है इसमें रो ऑपरेशंस और रो स्पेस और कॉलम स्पेस लिखना है। ठीक है, अब वो किस तरह हमने लिखना है। अब जो इचुलन फॉर्म होती है ना, अच्छा एक जो जिसको अभी तक ये नहीं पता कि रिड्यूस इचुलन फॉर्म एक मैट्रिक्स को किस तरह किया जाता है, रिड्यूस इचुलन फॉर्म किस तरह बनाई जाती है एक मैट्रिक्स की, वो यूट्यूब पे एक इंडिविजुअल इसकी वीडियो देख ले ताकि उसको कम से कम बेसिक पता लग जाए रिड्यूस इचुअल मैट्रिक्स को किस तरह किया जाता है। मतलब एक पीवट की शक्ल में बनाया जाता है जिस तरह ये एक मैट्रिक्स है। मोस्टली तो आजकल ये मैट्रिक्स मिल ही जाता है आपको पेपर्स में कि इसी फॉर्म में मिल जाता है कि जहाँ पे 1 1 ये 1 लिखा हो इस तरह का, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड है, वरना आपको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता है। अब ये ऑलरेडी रिड्यूस मिल गया मुझे। अब इसमें देखें पीवट किस में है। पीवट वो होता है जो 1 हो और उसके नीचे 0 हो, वो पीवट होगा। इसके नीचे देखे सारे 0 हुआ, अगर ये 1 है इसके नीचे देखे 0 है, ये 1 है इसके नीचे देखे 0 है। ठीक है, अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो क्या है कि जिसको नहीं भी आता वो भी कवर हो सकता है इस लेक्चर में, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख लें। मेरी बात सुने, जो मिड टर्म में ना सारी बात है, ये चेन होती है फाइनल मिड की। जो मिड में बेसिक्स टॉपिक था वो यही था कि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म किस तरह करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स को तो पता होगा, काफ़ी एक तो होंगे जिनको नहीं समझ, वो यूट्यूब पे देख ले 4 5 मिनट की वीडियो होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अगर नहीं समझ आएगी तो मुझे बताइएगा, तो मैं एक वीडियो इंडिविजुअल सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये ऑलरेडी बनी है, इसमें मैंने अब क्या करना है, मैंने रो कॉलम स्पेस और कॉलम स्पेस फाइंड करनी है। अब रो स्पेस वो होगी जो नॉन ज़ीरो होंगी आफ्टर रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, अब देखें इसमें भी ज़ीरो सारे नहीं है, एक अदर सारे बल्कि नॉन ज़ीरो है, इसमें भी नॉन ज़ीरो हैं, इसमें भी नॉन ज़ीरो, इसमें नहीं है। तो ये तीन जो सी है वो रो स्पेस बन जाएगी, ये देखें स्पेशल यहाँ पे लिख देना है। अब कॉलम स्पेस कौन सी होगी, कॉलम स्पेस देखें जो पीवट वाली है वो हम लिख देंगे। ठीक है, ये भी पीवट वाली है, इसमें भी पीवट है 1, इस पे पीवट है नो, इसमें है यस, इसमें है नहीं, 1 2 3, ये कॉलम स्पेस आ गई, ये रो स्पेस आ गई। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गया
अगर एमसीक्यूज में आ गया तो आप कवर कर लें, शॉर्ट में आ गया तो आप कवर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 344 हो गया, 349, 349। ये क्वेश्चन भी आज एक बच्चे को आया है। वो ये आया था क्वेश्चन उसको कि इफ़ अच्छा एक ये ना फार्मूला इसको माइंड में बैठा ले, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मस्ट आना ही आना है इंशाल्लाह, और आपका इंशाल्लाह क्लियर होगा। ये क्यों क्लियर होगा मैं बताने लगा हूँ। रैंक ए प्लस डायमेंशनल ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब सवाल किया इफ ए इज अ 7 ज़रब मल्टीप्लाई 9 मैट्रिक्स विद अ 2 डायमेंशनल नल स्पेस, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए फाइंड करना है। इसमें देखें रैंक ऑफ ए ये है, इसको उठा के साइड में ले जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब n माइनस डायमेंशन a, ठीक है, n क्या होगा इस टोटल में देखें, टोटल टोटल क्या है 7 मल्टीप्लाई 9। तो जो सबसे होगा ना इसमें जो 9 ना, ये आपका n हो जाएगा। और डायमेंशंस कितनी दी है देखें, 2 डायमेंशनल, तो डायमेंशन में 2 आ जाएगा। तो ये उधर जाके 9 - 2 आ जाएगा, ये 9 है, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रैंक क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। कभी आपको डायमेंशनल पूछ लेता है, कभी रैंक पूछ लेता है, कभी नंबर पूछ लेता है, तो आप आगे पीछे घुमा फिरा के कर सकते हैं इसको कवर। ठीक हो गया। नेक्स्ट 49 हो गया, तो 354, 354। ठीक है, अब इस तरह का भी मैट्रिक्स एक आता है, जैसे ये एक मैट्रिक्स दिया आपको। ठीक है, अब ये इस मैट्रिक्स में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था कि इसमें आप बताएं इसका रैंक क्या है, इसके अलावा इसमें नलिटी क्या है इसमें। ठीक है, और रो वगैरह जो भी इसमें मैंने ये देखी चीज़ लिखी है, रैंक 3 रोज हैं ऐसी जो नॉन ज़ीरो हैं एंड जिनमें पिवट है जो कि 3 रो है। इसमें भी पिवट है, इसमें भी पिवट है, इसमें भी पिवट है, तीनों रो जो सी सॉरी कॉलम जो से ये अपना रैंक आ जाएगी, 3 रैंक आ जाएगा। इसका नलिटी क्या होता है, जहाँ जहाँ पिवट है उसके अलावा जितने कॉलम हैं वो नलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन सा कॉलम है, 2 कॉलम है, इस तीन तीनों में तो देखें 1 1 1 तीनों में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये आ जाएंगे नलिटी के अंदर। देख रहे हैं किस तरह बेसिक बिल्कुल लिखा गया, आपको इजीली समझ आ जाए, कोई मुश्किल ही ना हो। इंग्लिश में लिखने की क्या जरूरत है अगर समझ नहीं आनी तो। वो चीज़ लिखें जो इजीली अंडरस्टैंड हो। मैंने देखे जो मैंने भी जब नोट्स बनाता था ना, मैं इस तरह ही बनाता था कि अपनी रोमन लैंग्वेज में जिस तरह मुझे समझने में आसानी हो, मैं इजीली उसमें लिखता था कि मुझे जब मैं फाइनल्स में पढ़ूँ तो इजीली समझ आ जाए मुझे। अच्छा, ये इसका रैंक आ गया 3, और 2 इसका नलिटी आ गई। नलिटी और रैंक के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे और डायमेंशंस के ऊपर भी पूछते हैं, तो ये तीनों आपने माइंड में रखना है। 354 हो गया, 354 हो गया। अच्छा, ये देखें इस टाइम आपके 3 लेक्चर्स में शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग की हद तक भी कवर, लॉन्ग को काफ़ी हद तक अटेम्प्ट तो कर लेंगे, इतना कवर हो गया आपका। 362, 362, 362 में क्या देखते हैं। अच्छा, ये बेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिस, बेसिस एक टर्म है, इस ये भी पेपर में आ जाती होती है। अब इसका ना बिल्कुल चीज़ें ना सिंपल है। आप लोगों ने इसको देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे तो मुझे खुद बड़ी अजीब लग रही है, पता नहीं क्या है, कितना मुश्किल क्वेश्चन है। मगर जब सोल्यूशन देखेंगे आपने कहना वाह ये था, तो हम वैसे परेशान हो रहे थे पहले। ठीक है, ये चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल रिलैक्स हो के सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपने इधर देख थोड़ा बहुत पढ़ते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है वो। फॉर द बेसिस ऑफ वेक्टर वी एंड सपोज एक एफ दी है, ये एक एफ ये दी है, एक एफ की 2 की वैल्यू ये, F3 की वैल्यू ये। ठीक है, विद द बेसिस बनाना है हमने, ठीक हो गया। कोई और चीज़, अब ए पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम एफ टू डी, एफ टू डी। ये हमने कोऑर्डिनेट सेटअप इसका चेक करना है। ठीक है, एफ टू डी, ठीक हो गया। अब कुछ इस तरह के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम सी टू ई, जो भी लिखा होगा ना आपने देखना, फ्रॉम 5 F टू डी, फ्रॉम 5 टू डी है ना, 5 से एरो खींचेंगे हम ऐसे, एफ से, यार मेरे से लिखेंगे सॉरी, ये लिखेंगे एफ एरो डी, ये इस तरह हमने लिखते हैं ना पी के साथ। और जब भी ये इस तरह की टर्म आएगी ना कोई, हमने ये इस तरह का फार्मूला बना के लिख लेना है, पी एफ एरो डी। जितनी होगा ना, जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है ना, तो 3 हम F1 F2 F3 करके डी लिखते हैं। अब यहाँ पे डी क्यों लिखा है, क्योंकि फ्रॉम एफ टू डी तक जाना है हमने। जितने भी एफ होंगे यहाँ पे वो लिख के यहाँ पे डी लिखते हैं। अगर कोई और तक लिखा होगा, ए लिखा होगा, तो यहाँ पे ए लिख दीजिएगा। अब सिंपली F1 डी की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है।
ये देखें 2 माइनस वन और 1, 2 माइनस वन और 1। F2D की क्या है 3 1, और D1 तो है नहीं इसमें, तो इसमें 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। F3 में D1 भी है, D2 नहीं है, D2 नहीं है तो मतलब 0 होगा, -3 0 2। देखें अब इसको एक मैट्रिक्स में लिखते हैं, काम खत्म। ये इस तरह का टर्म लिख के वो फ्रॉम F to D या कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछ ले तो बिल्कुल कंफ्यूज होना, रिलैक्स होकर बैठना है, 2 मिनट सोचना है कि क्या पूछना क्या चाह रहा है, घुमा क्यों रहा है वो। जिस तरह घुमा रहा होगा आपने उसको उसी तरह घुमा देना है वापस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ों को समझ के करना है। 362 ये तो हो गया, पता नहीं लगा 3 लेक्चर 4 लेक्चर हो भी गए हैं। 27, अब 20 अगर मैं स्क्रॉल सो करता हूँ ना, अब देखिए मैंने चीज़ों को हाईलाइट इस तरह से किया हुआ है। जो माशाल्लाह अच्छे नंबर लेते हैं और लेना चाहते भी हैं वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो चाहते हैं कि मेरे कम से कम 1 दिन 2 दिन है, कम से कम 60% 70% आए, वो उस चीज़ों पे फोकस करें जो जो मैं बोल रहा हूँ। और जो चाहते हैं ज़रा मेरे एमसीक्यूज़ में अगर 33 है तो 32 31 तक ठीक हो, वो फिर ये मैं शेयर करता हूँ। जो जो ग्रीन मैंने ग्रीन है ना, जो जो भी ग्रीन है हाईलाइट्स, वो एमसीक्यूज़ के लिए मस्ट है। जो ग्रीन नहीं है वो उसको बेशक स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एमसीक्यूज़ के लिए होगा 27 लेक्चर। आगे 28 375 इसमें एक ये फार्मूला है फिक्स्ड पॉइंट फार्मूला, ये आपने मस्ट याद रखना है। ये भी ये एमसीक्यूज़ में आया था, सॉरी ये एमसीक्यूज़ में आया था, एमसीक्यूज़ में था फिक्स्ड पॉइंट का फार्मूला किया है। ये ऑप्शंस पे टिक करना चाहिए था उसे, उसने गलत किया बहरहाल। अब ये क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं तो इतनी स्टेटमेंट सही पूछूं तो मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं बस एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ कि पूछने का चाह रहा है। फिक्स पॉइंट मुझे पता लग गया, फिक्स पॉइंट तो मैंने ये फॉर्मेट ठोकना है बस, सॉरी लिखना है। तो अब सिंपल अगर ए पार्ट करना तो ए को पकड़ लेते हैं हम पहले। फार्मूला क्या हमारे पास आई माइनस ए एक्स ज़ीरो, आई माइनस ए, ये लिखेंगे आई माइनस ए, जब करेंगे ये आ जाएगा। इसके बाद इतना करने के बाद हमने जस्ट इतना करने के बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसका। डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर वो ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ द डिटर्मिनेंट आंसर इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो देन ट्रिवियल, इफ़ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो देन नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवल, ये भी एमसीक्यूज पूछते हैं कि ट्रिवल कब होता है, नॉन ट्रिवल कब होता है। नॉन ट्रिवल तब ज़ीरो होगा, तब नॉन ट्रिवल, जब नहीं होगा ज़ीरो तो वो ट्रिवल होगा। ये -4 है तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ट्रिवल, ये जैसे ही देखे नॉन ट्रिवल है कि ट्रिवल है, आपने बताना यस ये तो नॉन ट्रिवल है क्योंकि जीरो, सॉरी ये तो ट्रिवल है क्योंकि ज़ीरो नहीं आया। ठीक है, इस तरह इसको कवर करना है। बी पार्ट का भी देखें इस तरह की है। बी पार्ट ये वैल्यू है, इसको उसने मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट फाइंड किया, ज़ीरो आ गया तो इट मीन इज अ नॉन ट्रिवल। इसके बाद क्या है 385 385। अच्छा, अब मेरी एक चीज़ गौर से सुन ले, अगर MTH 501 का फाइनल टर्म अच्छा आपने करना है ना, गुजारना है अच्छा पेपर, तो आपको दो दो चीज़ें हैं उस पर आपको इस तरह से ग्रिप होनी चाहिए कि आपको जिस तरह की मर्जी सिचुएशन दे दी जाए आप सोल्व कर लें। वो दो क्या चीज़ें, इगन वैल्यूज़ और इगन वेक्टर। कहने को ये बड़ी मुश्किल चीज़ें लगती है जब करने में बैठो, पर ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हैं। अब बच्चों वाली चीज़ें कैसे हैं, वो आपको ऑलरेडी आती है, जस्ट आपने ये फार्मूला याद रखना है। ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट ले लेना उसका। ठीक है, ये इगन वैल्यू आप किस तरह फाइंड होगी, अब किस तरह इसमें फाइंड होगी, ये ए दी है इगन वैल्यू के लिए, मैंने देखे ए लिख दिया, यहाँ पे ए है ना, ए की वैल्यू मैंने ये लिख दी, आगे माइनस है माइनस ये लगा दिया। अब लेमडा आई, आई क्या होता है, आइडेंटिटी, मतलब जो आइडेंटिटी होता है आपके पास ना, ये वाला 1001, उसको अगर लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा 00 लेमडा ये आ जाएगा, इतना पार्ट, इतना तो आपको आ जाएगा। फिर 2 माइनस लेमडा इस तरह लिख लेंगे, 3 माइनस 0 3 3 फिर -6 1, ये क्वेश्चन बन गई। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, फार्मूला क्या कहते हैं, फार्मूला कहता है फिर इसके बाद यार इसका डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट कैसे रहते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सेंटर में माइनस कर लो, ऐसे ही है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट दीजिएगा। बैटरी लो हो गई थी लैपटॉप की। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कहते हैं 2 - 6, ये क्वेश्चन आपके पास बनी,
इसको सिंपली किया तो ये आ गया। इसके बाद आपने फैक्टराइजेशन इसकी कैसे करनी है, 3 7 करके, तो ये आपके पास 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। आपको थोड़ी सी बहुत ये फैक्टर्स बनाने तो आते होंगे, ये किस तरह बनाया गया है। अगर नहीं आते तो थोड़ा बहुत इसको आप देख लीजिए। यहाँ से आपने कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना होता है, अगर उनको जमा माइनस करें तो वापस ये बन जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो 7 3 को तो मल्टीप्लाई करते हैं 21 बनते हैं, इसलिए ये 7 3 के फैक्टर्स हैं। उसको इस तरह किया तो ये आपके पास 2 इगन वैल्यूज आ गई है। ये इगन वैल्यू की गेम थी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि पता नहीं किस तरह करनी है, किस तरह होनी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ थी इगन वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है। अगर समटाइम इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाए, कंप्यूट डिटर्मिनेंट ए फॉर ए, ये लिखा हुआ अगर एक मिसाल है, इसको आपने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म के थ्रू आपने सिंपल इसकी एक बनानी है, वो जितनी बना सकते हैं आप, जैसे ये एक बना दिया इसने, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म से मैक्सिमम रिड्यूस करना है आपने। जब आप रिड्यूस कर लेंगे देन उसके बाद आपका आएगा कि देखें, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये लोअर पे देखें अगर तीनों जीरो आ गई हैं, या अगर अपर पे देखें, अगर यहाँ पे 0 0 आ जाती है, यहाँ पे 0 0 आ जाते हैं। ठीक है, अब इस टाइम नीचे तीनों जीरो आ गए हैं डायगोनल के नीचे, तो मतलब अब डायगोनल को सिंपल अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये रूल है। रूल क्या है, ट्रिक ये है कि अगर अपर जीरो डायगोनल के या अब डायगोनल के लोअर जीरो आ गए तो भी डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इसको आपने रिड्यूस मतलब कि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म किस तरह करना है, इसलिए मैंने बताया आपको कि आपको मैंने एक जिम्मेदारी दी है कि आप 5 मिनट की वीडियो यूट्यूब से देख के इसको समझे। ठीक है, तो ये ग्रीन जोन सा है, ये एमसीक्यूज के लिए है। आगे है फाइंड इगन वैल्यूज एंड कोरेस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने कहा था ना इगन वैल्यूज इगन वेक्टर्स, ये इन्होंने आपकी जान नहीं छोड़नी। पेपर्स में भी 2 3 चीज़ें इन्होंने पूछनी से रिलेटेड, इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करे तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, इगन वैल्यूज तो आपको इजीली पता लग गया कि यार एक छोटा सा एक फार्मूला वो ले लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई एंड ई इज इक्वल टू जो भी है यहाँ पे 0, कौन सा यहाँ पे थे। ठीक है, अब देखें वो ही उसने एक सॉरी कहाँ पे गए हम, घूम के ग्राफ था इगन स्पेस ऑफ, इसको छोड़ें एक मिनट। ये देखें, ए इसने एक क्वेश्चन बनाई है जैसे हमने यहाँ पे नहीं बनाई भी, नहीं एक मिनट, ये थोड़ी सी लगता है इन्होंने थोड़ा घुमाई है एग्जाम्पल को। लेमडा आई माइनस ए लेमडा, ठीक है 1 0 3, हाँ ठीक है, ये फार्मूला ये लिखा हुआ है उसने। ठीक है, लेमडा आई लेमडा से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी को, फिर माइनस ए कर दिया, बेशक आप उधर कर दिया जैसे मैंने किया बताया आपको। ये इक्वेशन जब आपकी बन जाएगी, इसके बाद आपने क्या निकालना होता था, डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट क्यों निकालना है, आपने इगन वैल्यूज निकालनी है। ये आपके पास आगे इगन वैल्यूज कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन बनी। इधर से आपने 2 फैक्टर्स बनाए। 2 फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, ऐसे फैक्टर्स हो जिनको जमा माइनस करें तो ये वापस बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए। अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें 10 होगा, 5 2 को जमा माइनस करेंगे तो 3 वापस हो सकता है, इसलिए हम 5 और 2 इसके जो से है फैक्टर्स बन जाएंगे। ये इसकी वजह से 2 फैक्टर्स बने, तो ये आपकी 2 वैल्यूज इगन वैल्यूज आ गई। बेहतरीन है और बिल्कुल सिंपल है, ये आ जाएगी। इसके बाद जो आपने ये आप अब जो है ना आपका दूसरा इगन वेक्टर्स का फार्मूला, यहाँ पे मैंने ना मजे की चीज़ आपके लिए सारा कुछ लिखा भी होगा। ये देखिए इगन वैल्यू का फार्मूला और इगन वेक्टर का। इगन वेक्टर का क्या है, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ना एक एक्स भी आता है, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, आई के ये ब्रैकेट के यहाँ पे ना एक्स आएगा। यहाँ ये तो समझ नहीं आ रही शायद आपको, शायद आ गई होगी समझ, एक्स आना जस्ट यहाँ पे लिखा भी होगा। इगन वैल्यूज निकालने के बाद ही हम सिर्फ इगन वेक्टर निकाल सकते हैं, विदाउट इगन वैल्यूज वी कांट फाइंड इगन वेक्टर्स। ओके, सो जैसे ये देखें, ये आ जाना है आपका ए माइनस, मैंने क्या फार्मूला बताया आपको, ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई जो है ना उसकी वैल्यू ये आ गई आपकी, जो मैंने एक्स बताया ब्रैकेट के बाहर लिखना था वो मैं लिखना भूल गया हूँ, वहाँ पे एक्स लगा दें तो बराबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो सी है और ये इधर से हमने ये एक इक्वेशन बना दी हमने डायग्राम, यहाँ से हमने निकालने हैं इगन फैक्टर्स। इगन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, इगन वेक्टर्स कैसे निकालने हैं, हमारे पास जो इगन वैल्यूज आएगी पहले इसको पुट करेंगे उसके अंदर, फिर इसको पुट करेंगे, दो दो वेक्टर्स बनेंगे, वो आपका इगन वेक्टर्स बन जाएंगे। पहले इससे 2 वेक्टर्स बनेंगे फिर इससे वेक्टर्स बनेंगे।
पहले -2 को अगर पुट करते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सिंपल -2 को अगर पुट किया तो -3, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमने यहाँ से थोड़ा सा है, थोड़ा दिमाग लड़ाने वाली चीज़, कि जब यहाँ पे बात आ जाएगी ना, इसके बाद -3x -3y इज इक्वल टू 0 लिख दी है, नीचे ये इक्वेशन बन गई, इसको भी लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे किसी एक को भी पकड़ लें आप, मैंने एक मिसाल इसको पकड़ा है, क्योंकि दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग तो भी जवाब एक आएगा। किसी एक को पकड़ लें, मैंने इसको पकड़ा है और मैंने क्या किया है, मैंने 4y को इधर लेके गया हूँ, प्लस का हो गया है। ये जब इधर आके मैं किस तरह बताऊँ आपको, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ना ब्रेक करता हूँ मार्कर को, मुझे कुछ समझ नहीं, हाँ ये भी थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब -4x है, काइंडली आप समझ लीजिएगा, मुझे इधर से लिखना नहीं ठीक आता, 4y। ठीक है, अब इसको मैं उठा के उस साइड पे ले गया, अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाए, किसी एक को निकाले, मैंने सोचा कि मैं x को निकाल लेता हूँ, -4y। अगर आप इसको इस तरह भी नहीं करते, आप सिंपल यहाँ पे चले, ये आपको तो ये पता है, ये इससे कट जाता है, इधर ही अगर रहता है तो यहाँ पे -1x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो मतलब x की वैल्यू -1, दूसरे की वैल्यू y, सॉरी +1। तो -1 और +1 ये इसका आ गया वेक्टर्स, इगन वेक्टर्स। कब? जब हमने -2 इसके अंदर पुट की है। अगर हम -2 की जगह दूसरा वेक्टर का पुट करते हैं 5, तो फिर क्या सीन बनता है, फिर ये बनता है कि ये इक्वेशन बन गई, इनको फिर हम इस तरह एक फॉर्म में लिख लेंगे जिस तरह लिखा है। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद ये देखें, इसको मैंने पकड़ा है, मैंने क्या किया है, अपना जो x है इसको उठा के मैं उस साइड पे ले गया हूँ, उससे क्या हुआ है, 4x इज इक्वल टू 3y बन गया है। 3y बनने के बाद x को मैंने यहाँ पे रहने दिया है, 3/4y इधर ले गया हूँ। अब एक फैक्टर तो हमें पता लग गया मस्ट कि इसका ये 3/4 बन गया है। ठीक है, एक 3/4 बन गया, जो दूसरा बचेगा क्योंकि वहाँ पे x है तो वो एक 1 रह जाएगा। इस तरह ये दो फैक्टर्स बन गए। ठीक है, इस तरह से आपने इगन वैल्यूज़ और इगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे मैंने टाइम अपना क्यों लगाया है कि ये दो चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आपको समझानी भी बहुत ज़रूरी थी, और मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई तो 2 मिनट पीछे कर दीजिएगा, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी हर चीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 30 में मैंने लिखा है कि एमसीक्यूज शॉर्ट, और एक 397 एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं ले चाहता हूँ, क्या चीज़ है वो। अच्छा, ये चैप्टर है डायगोनलाइजेशन। अब अगर आपको टर्म आगे डायगोनलाइजेशन फाइंड करे तो ये एक छोटा सा उसका फार्मूला है, ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। ठीक है, अब इसको फाइंड किस तरह करना है, मेन चीज़ तो ये है ना। अब देखें, ये क्वेश्चन आपको अक्सर, अगर देखें ये इतना सा एक क्वेश्चन दिया होता है आपको, एक मिसाल डी की वैल्यू दी है इसमें, अगर D3 लिखा होगा ना तो आपने किस तरह फाइंड करना है, 5 के ऊपर 3 लिखते हैं, 3 के ऊपर 3 लिखते हैं, इनका क्यूब ले लेंगे। अगर 2 लिखा होगा, जैसे 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई दे दें, सिंपल स्क्वायर कर दें इसको। अगर 3 लिखा होगा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में भी आया था ना एमसीक्यूज में, आपको पता हो कि D3 किसके इक्वल है तो आपने इसकी पावर 3 कर देनी है, जस्ट यही है। इसके अलावा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड अ फार्मूला ऑफ गिवन टाइप। जैसे देखें, मैं फार्मूला लिखा है, साथ क्या करना है, पी डी की वैल्यूज दी है, चलो ज़बरदस्त हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड अ फार्मूला फॉर ए के। ठीक, पी इनवर्स किस तरह फाइंड की है, पी इनवर्स आपको तो आता होगा, इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। पी इनवर्स अगर तो यार सबसे पहले होता है कि आपने डिटर्मिनेंट लेना, जो भी आपके पास जिसका आपने इनवर्स फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी का फाइंड करना है ना, इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ पी होगा जो आएगा। जैसे इसने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, बल्कि मैं खुद ही कर लेता हूँ, पी है इसका, अगर डिटर्मिनेंट है -2 × 1, -2 माइनस +1 -2 1, तो -1 इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ऐसे ही है ना। डिटर्मिनेंट -1 आ गया, कैसे आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेंटर में माइनस आ जाता है वो। और उसके बाद पी एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट ऑफ पी क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, -2 वहाँ पे 1 नीचे, और इन दोनों का साइन चेंज कर दें, इसका माइनस से जमा हो जाएगा, इसका जमा तो माइनस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2 1 -1 और 1, ऐसे ही है ना। और हमारे पास डिटर्मिनेंट आया -1। अब -1 इन सबसे जब डिवाइड होगा तो ये जमा हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये देखें पी इनवर्स इस तरह है। फिर पी डी और पी इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपली आंसर आ जाएगा।
ये अगर डायगोनलाइजेशन आ जाए तो इस ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, इसको माइंड में बिठा लें और जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें और अपना आंसर लें 31। अच्छा, इस टाइम हम अभी कोई नहीं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। 408 में दो फार्मूलेज है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अभी तक मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताया, डायमेंशन बताइए किस तरह फाइंड करनी है, रैंक और नलिटी का बता दी है, बल्कि अब यहाँ पे पढ़िए आपको ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। विदाउट पिवट कॉलम ऑल आर काउंटेड इन नलिटी, ठीक है। इगन वैल्यू का बता दिया, इगन वेक्टर का बता दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बताने लगा हूँ, सॉरी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब टर्म के अंदर लिखा जाए उसके अंदर दो चीज़ें ऑप्शन हो सकती हैं। एक ऑप्शन क्या हो सकती है, उसके अंदर वैल्यूज उनसे डिफरेंट होंगी, वैल्यूज नहीं, ये कंडीशन डिफरेंट होगी, एक पे होगी कंडीशन सेम होगी। वो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर डिफरेंट हुई तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर सेम हुई तो ये लगाएंगे। अब पहला क्वेश्चन हम देखने लगे हैं। ये आपने कंडीशन, ये कंडीशन है जिसका मैं बोल रहा हूँ। कंडीशन अगर सेम, जैसे वी है, वी के साथ डब्ल्यू है, ये डिफरेंट है। अगर वी वी होता है तो फिर सेम था, वी डब्ल्यू है तो डिफरेंट है। डिफरेंट के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, एम इज इक्वल टू टी बी वन टी बी टू, जितने भी होंगे वो लगा देंगे। अब टी बी एक है और टी बी दो, दो है ना, तो दोनों को लगा देंगे, सिंपल। ये देखिए ये फार्मूला लिखा है, जितने भी हो आप कंटिन्यूसली डाल सकते हैं। अब पी एक और दो है, एक को लिखेंगे, दो को लिखेंगे, फिर उनको एक मैट्रिक्स में डाल देंगे, ये आपका हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अपने मैट्रिक्स बना लिया, सिंपल। 412, 412, इसमें क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर P2 ये सेम आ गया है। सेम के लिए क्या सिस्टम बताया, यहाँ पे बताया गया है टी एक्स और एक एक्स वेरिएबल टाइप लिखना है हमने, ठीक है। ये फार्मूला है उसके लिए, अगर सेम आ गया P2 सेम है तो ये मैंने फार्मूला लिख दी है। टी की जगह उसने कोई कॉलम दिया होगा, ढूंढते हैं हम, ये बल्कि लिखा ही होगा सामने, टी पी ये लिख दिया मैंने। पी जो सा मैंने पास जितने, अगर 3 रोज है तो 3 मैंने पास अपने वेरिएबल्स लिख दी हैं। अब इसको इससे जब एक मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे लिखेंगे, 3 कॉलम रोज बन जाएंगी इस तरह से, ठीक है। अब जो ये रो 1 है इसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर रो 2 को लिख देंगे, फिर रो 3 को लिख देंगे। इसके साथ ये लिखने के बाद आप सोचेंगे अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है। अभी आप किसी चीज़ को मैंने देखा, जो जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वहाँ देखें। नेक्स्ट आप सोचेंगे अब मैंने क्या करना है, ये मैंने यहाँ तक तो मैंने मैट्रिक्स बना ली है। अब इसके बाद आप देखिए इसके अंदर कोई और कंडीशन लिखी है। एक उसने क्या लिखा है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार कोई चीज़ मुझे मिल जाए जिससे मुझे हिंट मिल सके। अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता लगा कि यार इसने तो एक चीज़ ये टी लिखा है साथ, इसने जो मेरा मेन फार्मूले का है उसको मैं ब्रैकेट के इस साइड पे लिखूंगा, इज इक्वल के इस साइड पे लिखूंगा ए नोट। मैंने यही लिखा है, शायद आप लोगों को समझ ना आ रही हो, जरा यहाँ से देख ले फिर, क्योंकि सही लिखा नहीं गया मेरे से। ये लिखा मैंने, और यहाँ पे अब मेन चीज़ ये है, देखिए। अब एक चीज़ ये उन्होंने दी, एक चीज़ ये दी, एक चीज़ ये दी और एक चीज़ दी है, 4 चीज़ें। आप लोग मोस्टली कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं किस तरह से करता हूँ, मैं अपनी चीज़ बताता हूँ, शायद आपको उससे हेल्प हो सके। मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ कि पूछा गया है, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पास दिमाग में आ गया, मेरे पास लीनियर के दो फार्मूले हैं। अब मैं सोचूंगा उसने नेक्स्ट क्या पूछा है, उसने P2 सेम पूछा है, तो सेम वाला मुझे पता लग गया, इसके ऊपर ही मैंने बात करनी है। अब मैं उठा के फार्मूला पहले लिखता हूँ। जब मैं फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, समझ लें मैंने फार्मूला ये लिख लिया यहाँ पे। लिखने के बाद मैं सिंपली जो जो वैल्यूज दी थी मैं पुट करता हूँ, मुझे पता है ये वैल्यूज दी है, ये नहीं दी है, इसको मैं लेट करके वेरिएबल को डाल डूल के इसको मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर्स बना लूँगा। उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट, कुछ चीज़ दी है जिसकी वजह से मैं उसको कंपेयर करके वैल्यूज लिख सकूँ। यस, ये दी हैं 3 वेरिएबल्स, इन तीनों को मैं पहली तरतीब के साथ लिख दूंगा। इसके साथ लिखने के बाद ब्रैकेट के इज इक्वल के उस साइड पर टी बी की वैल्यू तो प्रोपोर्शनल टी के साथ दी है, ये तो मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा। फिर मैं सिंपली इसको कंपेयर कर लूंगा, जैसे A1 के साथ ये है तो मेरे पास यहाँ पे लिखा होगा इसने। अगर नहीं भी लिखा तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज टी की वैल्यूज अलग अलग भी डाल सकते हैं, टी की वैल्यू ये डाल सकते हैं और टी स्क्वायर की वैल्यू ये भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो सिंपली आप यहाँ तक के लिखे हैं तो आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, 2 मिनट सोच स्टॉप करें और 2 मिनट गौर से देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यार आगे क्या करना है हमने। 412 के बाद 415, कुछ तो मैंने तो मेरे ख्याल से हाईलाइट किया था। ये असल में वही इगन फाइंड द इगन वैल्यूज करनी है, आपको पता है इस चीज़ का किस तरह आपने करनी है। इसका डिटर्मिनेंट देखे ले लिए, पहले तो माइनस लेमडा की है ना, उसके बाद डिटर्मिनेंट लिया, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनी है।
आपको पता है कि इस तरह के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और फैक्टर्स बना सकते हैं। उस तरीके से उसने करके ये दो कम्प्लेक्स सी वैल्यूज निकाल दी है, जो कि इस चैप्टर का ही मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यू उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ये इस तरह से इतनी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं पूछेगा, आपको जहाँ फोकस की जा रही है वहाँ पे करें। अगर जो ज़्यादा ब्रिलियंट है वो ज़रूर इस पर फोकस करेगा। अगर आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यू आ जाती है ना, कम्प्लेक्स वैल्यूज, उसको बाद मेन चीज़ ये है कि इसमें उन्होंने ये बताया था कम्प्लेक्स वैल्यू का थोड़ी एस्टिमेटेड वैल्यू के करीब करीब आपने जवाब देना होता है, एक एज अ जनरल जवाब देने होते हैं इसमें। ठीक है, अगर 32, 3, 34, 35 ये मोस्टली आपके एमसीक्यूज में है। और आपके अगर एमसीक्यूज इसमें क्लियर होंगे, एमसीक्यूज आप पूछें कि मैं कौन से एमसीक्यूज करूँगा, वो करूँगी या करूँगा, वो जो ग्रीन मैंने हाईलाइट किए हैं नोट्स में। ठीक है, उसके बाद 36 और 37 में जस्ट रिवीजन बताई गई है किस तरह तरीके से आप ये 23 से यहाँ तक रिवीजन करें। ठीक है, अगर 38 और 39 है, इसको कवर करते हैं हम। 354, 354, मैं पीछे तो नहीं चला गया, ओ सॉरी 454, इनर प्रोडक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको आपने किस तरह से इनर प्रोडक्ट की वैल्यूज फाइंड करनी है, आपको जस्ट इस तरह से वैल्यूज दी होगी यू वी वी यू। ठीक है, अगर ये दी है ना आपको, अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह के काम ही है इस सब्जेक्ट के अंदर, अगर ये आगे ना अगर आपसे इसको थोड़ा सा आप बेशक रटा लगा लें, कंप्यूट यू वी एंड वी यू आ जाए और यू वी की वैल्यू दी है, आपने यू वी निकालना और वी यू निकालना है। यू वी निकालना है तो यू वी इज इक्वल टू यू ट्रांसपोर्ट वी। ठीक है, अब वी यू कैसे होगा, इज इक्वल टू वी ट्रांसपोर्ट यू। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट कैसे लेते हैं, अब यू है ना, इसको कॉलम है तो रो में लिखते हैं। ठीक है, ये कॉलम है तो उसको मैंने रो में लिखा है और वी साथ ही इस तरह मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया मेरे पास। इस तरह वी का भी मैंने निकाल लिया, मुश्किल नहीं है, इजी होकर देखें आप। इसके बाद देखते हैं 455। 455 पे क्या बताया गया है, ये देखें, लेंथ ऑफ नॉर्म। ये छोड़ें आप, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप हैंडआउट्स देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बताता हूँ, देखिए ये भी कवर हो गया, ये भी रैंक भी, इगन वैल्यू, इगन वेक्टर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पावर मेथड रहता है, नॉर्म का फार्मूला ये है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये है। नॉर्म का फार्मूला क्या, मैग्नीट्यूड नहीं जैसे लेते थे, जितने वेक्टर्स दिए उनका स्क्वायर लेके अंडर रूट लेके खत्म। यूनिट वेक्टर कैसे लेंगे, पहले वी का हमें पता होना चाहिए, वी बटा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई वी। ठीक है, अब 455 चलिए ये करते हैं, अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ ऐसी। चलिए मैं आपको यूनिट वेक्टर यहाँ पे मेरे ख्याल से यही है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर यू इन द सेम डायरेक्शन। पहले तो वी का पता होना चाहिए ना आपको। यूनिट वेक्टर देखें, वी है ना, सिंपल। आप यूनिट वेक्टर का पहले फार्मूला लगाऊंगा मैं। फार्मूला क्या है, ये फार्मूला मेरे पास, ठीक है ना। ये फार्मूला लिख लिया मैंने। वी का पहले निकालेंगे, नॉर्म लेंगे। नॉर्म कैसे लेते हैं, अंडर रूट, जितनी वी की वैल्यू कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, इन चारों को स्क्वायर अंडर रूट में ले लेंगे इस तरह। जो वैल्यू आएगी उसको हम बटे में लिखेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई पूरा वेक्टर वी के साथ डाल देंगे, तो मल्टीप्लाई करेगा, ये एक जनरल आपका सोल्यूशन आ गया। अगर आप इसको स्पेसिफिक यहाँ तक आप लिखेंगे ये आपका जनरल सोल्यूशन है। अगर सम टाइम आया था कि इसको चेक योर आंसर, अगर आपको आंसर ही दिया और कहा हो उसको चेक करें, तो आपने यू का एक बार मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो जो मैग्नीट्यूड इस इनका लेंगे आप मैग्नीट्यूड, तो जवाब अगर 1 आ गया, अगर जवाब 1 आएगा तो आपका जो आंसर है वो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो आंसर गलत है। ठीक है, इस तरीके से आप, आपको क्या चीज़ें इसमें आ गई 2 मिनट में पता लग गई है। एक आपको नॉर्म अगर आ गया निकालना, आ गया क्वेश्चन, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर का अलग से आ गया, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ इसमें और क्या है ऐसी चीज़ें जो आपको मस्ट पता होनी चाहिए। 457, नेक्स्ट में क्या वाला लिखा है मैंने, ये क्या है, कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v। इसके दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपको पता है, इन दोनों को माइनस करें, u माइनस v करेंगे तो सिंपल जो आएगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। सॉरी, इस पे एक चीज़ है छोटी सी, डिस्टेंस तो मोस्टली यही है कि आपने उसको दोनों को माइनस करते हैं बड़ी को छोटी सी, तो आपको वो डिस्टेंस आ जाता है। यहाँ पे करने के बाद ना आपने डिस्टेंस का एक फार्मूला जो मैग्नीट्यूड टाइप है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड समझ ले, नॉर्म ले लेंगे तो आपका वो एग्जैक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक हो गया ना। 461 पे क्या चीज़ है, 461 ऑर्थोगोनल सेट। अगर इनका डॉट लिया जाए तो u1 का u2 से, ये बल्कि मैंने लिखी है, मैं आपको लिखी पड़ी थी खत्म चीज़ जो मैंने लिखी है आपके लिए। ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस एमसीक्यूज में आया है ये भी उसको, कि अगर
दो वेक्टर्स दिए जाएँ, उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका क्या जवाब आएगा? ये चीज़ समझ ले, अगर सेम हो, जैसे u1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर u1 u2 से हो रहा है, किसी और से हो रहा है, डिफरेंट से हो रहा है, तो वो आंसर 0 आएगा। ये ऑर्थोगोनल बेसिस का कंसेप्ट है। अब जिस तरह से इसको मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। शो दैट S इज द ऑर्थोगोनल सेट। चेक करना ऑर्थोगोनल सेट है कि नहीं। ऑर्थोगोनल सेट क्या है? अगर हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे u1 को u2 से करेंगे, u1 को u3 से करेंगे, u2 को फिर इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, u1 u2 को करेंगे मल्टीप्लाई, जवाब 0 आया। हमने डिफरेंट से किया तो जवाब 0 आ रहा है, ठीक है। फिर u1 को u3 से कर रहे हैं, जवाब 0 आया, ठीक है। फिर u2 को u3 से जवाब 0 आ रहा है, ठीक है। अगर 0 आ रहा है डिफरेंट से तो ऑर्थोगोनल बेसिस है। तो यही उसने पूछा क्वेश्चन में कि ऑर्थोगोनल बेसिस है या नहीं, तो वो हमने बता दी कि यस है यार। नेक्स्ट ये क्या लिखा है, 495 में क्या है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन एंड इट्स एरर फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे काम की चीज़ इसमें सिर्फ उसने ये बताई है, लीस्ट स्क्वायर का भी एक फार्मूला होता है, ये लिखा ही हुआ, बल्कि मेन फार्मूला इसका b माइनस ए एक्स की ऊपर जो भी होता है, इसे प्रोजेक्शन कहते हैं, वैसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। जो भी है एक्स, इसको किस तरह फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला मैंने अलग से लिखा है, ठीक है ना। लीस्ट स्क्वायर का मेन फार्मूला ये है, पर उसके लिए हमें एक्स बार की वैल्यू चाहिए होगी, एक्स ट्रेजेक्ट्री की, तो उसको हम इस तरह फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने, लेकिन लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन का मेन फार्मूला मैंने लिखा है ये है, पर उसको उसके लिए हमें पहले एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि ये है। इसको पहले फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए होगा, देखें, ए ट्रांसपोर्ट बी चाहिए होगा, बी, और ए ट्रांसपोर्ट ए चाहिए होगा। ए ट्रांसपोर्ट ए मैंने यहाँ से निकाला है, ट्रांसपोर्ट ए को ए से मल्टीप्लाई किया ये है। फिर ए ट्रांसपोर्ट बी, इसके लिए मैंने निकाला ये आ गया मेरे पास। फिर ए ट्रांसपोर्ट, इसका इन्वर्स चाहिए मुझे। इन्वर्स कैसे लेते हैं, जो जवाब है उसका लेंगे डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उसका ये ट्रांसपोर्ट के साथ डिवाइड कर देंगे। ये देखें, ये है उसका डिटर्मिनेंट, उसको इन सबसे डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद देन मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। हमने डिवाइड नहीं किया इसको, यहाँ तक ही मैंने लिख दी, एक जनरल फॉर्म लिखती है यहाँ तक। एक ये है एडिटर, इसका फॉर्म, इसकी वैल्यू आ गई है इस वाले की, और इस वाले की वैल्यू क्या है, इस वाले की वैल्यू है ए ट्रांसपोर्ट पी की 911। अब इन सबको देखें, यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सिंपली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये बन गया। फिर इसको नीचे डिवाइड करेंगे, ये 1 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 2 आ गया एक्स बार, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर है। अब इसको आपने इसके अंदर पुट करना है, बी आपके पास ये दिया हुआ है, माइनस ए क्या है, ए मल्टीप्लाई एक्स बार, ये इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। बी माइनस, यहाँ पे अगर आप देखें ना, उसने ना एक और चीज़ किया, उसने पता है क्या किया, उसने पहले क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ताकि और ईजी हो जाए, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना तो जो आप ये आया, तो बी के साथ माइनस कर दिया सिंपल, उसने ये आ गया। लास्ट में ये देखें, ये है उसका मॉडुलस टाइप, मॉडुलस लेना होता है, ठीक है। ये जवाब आने के बाद इसका मॉडुलस ले ले तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। इतना लॉन्ग क्वेश्चन में आना तो नहीं है, आपको सिंपली क्या पूछ ले जाएगा, इसकी एक्स बार की वैल्यू दी होगी तो आपको ये पूछ ले जाएगा, या क्या पूछ ले जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल के दे, एक्स की, एक्स मॉडुलस की जो भी लिखा है, एक्स ट्रेजेक्ट्री की, ठीक है। इसलिए आपको दोनों की गेम का पता होना चाहिए कि मेन गेम के किस तरीके से फाइंड हो रही वैल्यू, ठीक है। अगर आपको मेन पता लग जाएगा तो आपको बस ये पूछे, आपको टेंशन नहीं किसी चीज़ की। आगे है इस टाइम किस पेज पे है, 495 पे है, 505 505 पे, हाँ। ये इस तरह से क्वेश्चंस आया हुआ है पेपर में। पी क्यू अगर दिया होगा तो उसको किस तरह से आपने फाइंड करनी वैल्यू, जैसे पी की एक वैल्यू आपको दी है, ये एक मिनट, ये पी की वैल्यू दी है, ये क्यू की वैल्यू दी है, ठीक है। अब हमने इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी है इनकी, पी क्यू। ये इक्वेशन जब आपको डायग्राम इस तरह से आ गई ना, तो समझ ले बड़ा इजी है आपके लिए, आपको समझ ले कि फ्री के नंबर मिलने लगे। इसने कुछ वैल्यूज़ आपको देगा स्पेशल साथ। अब पी की भी वैल्यूज़ निकालनी है और क्यू की भी निकालनी है। पहले पी के, बट यहाँ पे रखेंगे -1, फिर यहाँ पे रखेंगे 0, फिर निकालेंगे 1, सबकी वैल्यूज़ निकालेंगे। जब हम यहाँ पे -1 रखें तो इसकी वैल्यू आएगी 3, क्योंकि 4 प्लस -1 तो 3 आ गया। फिर 0 पुट करेंगे तो 4 आएगा, फिर 1 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। इस तरह क्यू में भी पहले करेंगे पुट, ये दो वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसके बाद ये हमने निकालना है ना, इसका क्या फार्मूला होता है, पी इन दोनों को जमा, इन दोनों का सम,
जमा इन दोनों का सम, जमा इन दोनों का सम। यहाँ पे देखें, ये आपके पास पी क्यू आ गई। अगर क्यू पी कुछ भी आ जाए आपको वैल्यूज की टेंशन ही नहीं। क्यों क्यों नहीं आपको टेंशन? क्योंकि आपने मेन गेम समझ लिया कि हो क्या रहा है, फंडा गया इसका मेन, वो क्लियर तो कहानी खत्म। 509। अब ये कुछ फार्मूलाज है, इसको आप देख लें, कंडीशन ही कह लें कि इसका अगर लेस देन, ये खुद ही आप देख लें, मैं क्या बताऊँ आपको। एक ये चीज़ आप देख लें, ये आपने सबने देखनी है, जो पासिंग मार्क्स में रहती है और जो 80% और जो 100%, उन सब के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा 520 पे क्या है वो भी चेक कर लेते हैं हम। 520, हाँ, ये 4 ईयर सीरीज़ के ये फार्मूलाज हैं कि आपने एफ टी किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये याद कर लेना है। फिर ए एम किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। बी एम किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। बाकी एम सी उसके लिए है। और 45 में क्या है आपके लिए, 45 के लिए आपके पास बिल्कुल ख़त्म। अब ये चीज़ आप देखिए, ये तकरीबन 1 घंटे के करीब वीडियो है। इस वीडियो में आपके 45 लेक्चर्स कवर हो गए हैं। ठीक है। अब जो समझ रहे होंगे कि ये मैंने ये जो लेक्चर्स पढ़े हैं 1 घंटे की वीडियो देखी, इसमें क्या मेरा पासिंग मार्क्स ही सिर्फ आएंगे? नो, बिल्कुल नहीं। जो टॉपिक्स हैं, अब मैं आपको मेन चीज़ें बताने लगा कुछ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला, डायमेंशन का पता लगे, रैंक नलिटी कैसे निकालनी, इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स, इगन वेक्टर्स, इगन वैल्यूज को फोकस ज़्यादा करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फोकस ज़्यादा करना है, पावर मेथड, ओ सॉरी ये तो मैंने आपको बताया नहीं, चलो बताता हूँ। नॉर्म का बताया आपको, यूनिट वेक्टर का बताया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का बताया आपको, डिकम्पोजिशन का भी नहीं बताया गया अभी, ग्राम चार्टेड, अच्छा इसका भी नहीं बताया गया अभी। ये एक चीज़ रहती है, ठीक है। और ग्राम, चलो इसको मैं सर्च करता हूँ कहाँ पे करके ये पहले। अब इसमें होगा कहीं पे ग्राम चार्टेड, ये तो आपको बताना चाहिए था, बल्कि बता देते हैं। हाँ, ये मैंने आपको एक ना चीज़ बतानी थी। अगर आपके पास क्यू ए फैक्टराइजेशन का सवाल आ गया ना कि किस तरह सोल्व करना है आपने, वो मैं बताने लगूँ आपको। क्यू ए फैक्टराइजेशन का जब सवाल आएगा, ये लॉन्ग में मस्ट आता है। ठीक है। जितनों के साथ मेरा लिंक है उन्होंने तो कहा कि हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके फंस चुके हैं। तो मैंने कहा जो फंस चुके हैं उनका अल्लाह वारस, अल्लाह उनको बचाएं। और जो मज़ीद है दोस्त बहन भाई, वो उनको नहीं मैंने फंसने देना। ठीक है। अब किस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन है, क्यू ए फैक्टराइजेशन का वर्ड अगर कहीं भी आ गया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपने। सबसे पहले आंखें बंद करके वी निकालना है। अब वी आप कहेंगे मैंने वो वी कैसे निकालना है, अब वी निकालने का बिल्कुल ईजी तरीका पता है क्या? ये फार्मूलाज है। ग्राम शुड, क्या लिखा है वर्ड प्रोसेस जो भी है। वी वन की वैल्यू हमेशा होगी x1, x1 x2 x3 आपको मस्ट दिया होगा। x1, वी टू की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x2 डॉट वी वन मल्टीप्लाई वी वन। ये इस तरह वी टू की वैल्यू निकलेगी। वी थ्री की किस तरह निकलेगी, x3 माइनस x3 वी वन प्लस वी x3 वी टू इस तरह आगे जाता है, सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। इस यही ग्राम चार्टेड प्रोसेस है कि आपने वी की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो आपने इस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है। अब क्यू ए फैक्टराइजेशन में भी यही चीज़ है कि आपने सबसे पहले वी फाइंड करने हैं, फिर यू निकालना है। यू कैसे निकालने हैं, यूनिट वेक्टर, जो कि ये है, इस तरह से यू निकालने हैं। अगर 3 दिए होंगे, तीनों को यूनिट वेक्टर निकालने हैं। ये उनके लिए जो अच्छी परफॉर्मेंस प्ले करना चाहते हैं इस मैथ के सब्जेक्ट में। ठीक है। बाकी जो उनसे है उनका माशाल्लाह क्लियर हो गया, वो स्किप करके जा भी सकते हैं, मगर वो 2 मिनट रुकेंगे तो उनको एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। अच्छा, तीसरे में यू वी निकाल लिया, आपने यू निकाले। अब यू से जो आपने फाइंड्स किए ना वैल्यूज़ वेक्टर्स में, उनको एक वेक्टर मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दें। जब मैट्रिक्स के अंदर पुट करेंगे ना वैल्यूज़ को, तो उसके वो क्यू के बराबर होगी। ठीक है। थोड़ा मैं आपको मेरे ख्याल से बता ही देता हूँ जिस तरह से करके। जैसे आपने u की वैल्यू निकाल ली है, एक वेक्टर निकाला है 0 0 0 0 0 0, u2 निकाला है 1 1 1 कुछ भी। इसके बाद हम इसको अगर एक मैट्रिक्स के अंदर इकट्ठा कर देते हैं ना, 0, ये क्या मेरे से तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता यहाँ पे, 0 0 1 1 1, ये आपके पास एक क्यू बन जाएगा।
ठीक है। फिर क्यू आएगा, क्यू को फिर हम क्यू का इसका ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। ट्रांसपोर्ट लेने के बाद ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू गिवन होगी आपको, ठीक है। उसके बाद क्यू ए के करने के बाद ये आर की इक्वल आ जाएगा, फिर क्यू को उठा के वहां पर ले जाएंगे, ए की इक्वल आ जाएगा। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। फैक्टराइजेशन, क्यू आर फैक्टराइजेशन। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ, फैक्टराइजेशन में आपने इस तरह फाइंड करनी है, ठीक है। इसके अलावा ग्राम चैटेड प्रोसेस में वी की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू मस्त दी होती है उन्होंने, x1 दिया होगा, x2 दिया होगा। अगर x1 दिया हो, हमेशा जब ग्राम का वर्ड आपने सुन लिया ना, तो उसमें x की वैल्यू x2 की दी होगी। अगर x की जो भी वैल्यू दी होगी, x1 हमेशा होता है v1 की वैल्यू। v1 की आंसर आपको आंखें बंद करके मिल जाएगा। v1 का आंसर क्या है, जो x1 की वैल्यू है। ये एमसीक्यूज में भी है, आपको कवर हो जाएगा। अब v2 की वैल्यू क्या होगी, v2 की वैल्यू होगी x2 माइनस एक्स2 डॉट v1 डॉट बटा, इस तरह करके लिख लेंगे। v3 की भी अब इस तरह फाइंड कर लेंगे। अब डीकम्पोजिशन अक्सर टर्म आया था, डीकम्पोजिशन फाइंड करें या डीकम्पोजिशन है कि नहीं। अब डीकम्पोजिशन का मेन कंसेप्ट क्या है, ये वाई का प्रोजेक्ट फाइंड करेंगे। इधर मैं एक मिनट आपको एक चीज़ मैंने बतानी थी, लास्ट चीज़। बाकी जो मेन बताइए, इससे आपको काफ़ी 70% 60% पेपर कवर हो जाएगा। छोटी मोटी 2-3 चीज़ें हैं। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का एक फार्मूला आपको आना चाहिए, जो किसके बराबर है, वाई प्रोजेक्शन ऊपर वाई डॉट यू बटा यू 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 यू, ठीक है। इस तरह ये आपका आ जाएगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का फार्मूला, ठीक है। इसमें अगर वाई को अगर आपने फाइंड करना है, वो इस तरह फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला है जेड किसके बराबर होता है, माइनस वाई प्रोजेक्शन। ये वो लोग देख सकते हैं जो एमसीक्यूज के लिए कवर करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल आपने वाई प्रोजेक्शन से आपने इसका वाई प्रोजेक्शन निकालनी है, फिर वाई माइनस वाई प्रोजेक्शन वो किस तरह है, ये देखें, वाई माइनस वाई प्रोजेक्शन ये निकालनी है। फिर इन दोनों को जमा करना है। अगर जमा करके वाई की केवल आगे ना, वाई जो क्वेश्चन में वाई दिया हो, तो समझ ले डीकम्पोजिशन है। अगर नहीं है तो वो नहीं है, ये लॉन्ग के लिए कवर है। ये जो चीज़ बताई फैक्टराइजेशन, ये भी लॉन्ग के लिए है। पर क्या पता 3 नंबर का सिर्फ वी फाइंड करने तक पूछ ले। दो चीज़ें, इसके अलावा ऑर्थोगोनल बेसिस का पता लगे, सेम से मल्टीप्लाई 1 आएगा, डिफरेंस हो 0 आएगा। अब आप लोगों ने मेन चीज़ें यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है, डायमेंशंस देखिए, रैंक देख लिया है, नलिटी देख ली है, वैल्यूज, वेक्टर्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर सेम आएगी तो अलग फॉर्म में, डिफरेंट आएगी तो अलग है। पावर मेथड, ये मैं एक बताना ज़रूरी है। पावर मेथड, ये मेरे ख्याल से इसको कुछ सर्च किस तरह से करते हैं। मैं यहाँ एक काम और करता हूँ, एक और काम भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि हम, एक मिनट, यहाँ पे टॉपिक लिखा ही होगा हमने, कहाँ पे करके आ रहा है अपना ये पावर मेथड। अल्लाह के बंदों, नहीं बताया आप लोगों ने यहाँ पे। चलो मैं एक और काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ना इसके बाद एक वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करके ना उसमें डाल देता हूँ, इसके अटैच कर दूंगा। अगर मिल जाए तो बेहतर है, एक मिनट में बता दूंगा आपको। पावर मेथड मेरे ख्याल से, हाँ शुक्र है मिल गया, ये है आपका पावर मेथड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको ढूंढ रहा था, वरना मैं कहने करने को तो स्किप कर सकते थे। फाइंड द, देखिए यहाँ पे ये एक सिंपल एग्जांपल को देख लेते हैं। चलो ये देख लेते हैं, ये भी बेहतरीन है। अब क्वेश्चन में पावर मेथड अप्लाई करें, ये ए दी है, एक्स नोट दी है, के की वैल्यू 5 तक आपने जाना है, ठीक है। सिंपल आपने ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आएगा पावर मेथड, ए एक्स को मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया उसमें से आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसमें बड़ी वैल्यू है 5, इसको फिर दोनों से डिवाइड कर देंगे, ठीक। या बल्कि ये नीचे वाले में आया, आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये देखें, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसमें से बड़ी वैल्यू है 2, 2 का कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा 0 1 1। ऐसे ही अब 2 को सबसे डिवाइड कर देंगे। अगर आप डिवाइड ना भी करें, सिर्फ यहाँ पे कॉमन ले लेगा 0 1 1 1 और 2 साथ लिख लें ईजिली।
ये आ गया आपके पास, अगर कॉमन लेके लिखते हैं तो ये आ गया। इसको फिर हमने अब नेक्स्ट, असल में पावर मेथड है कि एक इटरेशंस फाइंड करनी है, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशंस, इस तरह से। फर्स्ट इटरेशन आपने फाइंड करके जो वैल्यू बढ़ी आएगी वो कॉमन लेके साथ लिखते नहीं है, वरना डिवाइड करनी डिवाइड होती है, वैसे आप साथ भी लिख ले, ईजी है, साथ लिखती है। अब सेकंड इटरेशन में क्या होगा, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें, ए मल्टीप्लाई बाई ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। इसमें बड़ी वैल्यू आ जाएगी क्या, 6, 6 को कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो देखें इस, अगर 6 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1, यहाँ पे तो 1/6 आ जाएगा। बल्कि आप देखिए ये नहीं तो 6 अगर कॉमन ले, 6 कॉमन लेके इन सबसे डिवाइड कर दे, 1/6, 6/6, 3/6, ये सिंपल रहेगा आपके लिए। यहाँ पे 1/6 आ गया, यहाँ पे 6 से खत्म, एक रह गया, 1/2 रह गया, वो उसने यहाँ पे लिख दिया आपका। ये सेकंड इटरेशन होगी। थर्ड इटरेशन में जो ये जवाब आएगा इसको पुट करके लिख देंगे, इसी तरह ही जो वैल्यू बढ़ी आएगी उसको सबसे डिवाइड करके लिख के जितनी मर्जी आप इटरेशंस फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से पावर मेथड भी आपका कवर हो गया। नॉर्म आपको फाइंड करना आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आ गया, ये भी आ गया। डिकम्पोजिशन का पता लगे किस तरह, अगर इक्वल आ गया तो डिकम्पोजिशन है। ग्राम चैट का वी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लीस्ट स्क्वायर का भी आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिया, क्यूए फैक्टराइजेशन का भी बता दिया। ये थी आज की एक वीडियो जिसके थ्रू आपको कवर किया सिलेबस, और ये मैंने कुछ MCQs इसके स्क्रीनशॉट रखे हैं। अगर आप, बल्कि मैं एक इसका ना जिप फाइल बनाऊंगा। ये था प्रॉपर कोर्स जो कि डिलीवर किया गया आपको, ठीक है। इसके बाद जो जो भी मटेरियल मैंने आपको बताया एक जिप फाइल में बनाऊंगा जिसके अंदर प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स होंगे हर चीज़ के, आपके पास एक हैंड आउट होगा, और इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं दूंगा जिसमें होगी चीट शीट, ठीक है। इन सब की एक जिप फाइल है, जिसको चाहिए वो एक इनबॉक्स पे मैसेज किया तो मैं इनको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।